हाँ, तो चलिए, अभी तक हमने इंडेस 103 में सभी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, सारे केसेस हमने देख लिए, मैक्सिमम केसेस हमने देख लिए, क्वेश्चंस हमने काफी सारे कर लिए, कंसेप्ट एग्जांपल्स कर लिए, स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, और एक अच्छी पोजीशन पे हम लोग आ चुके कि हाँ, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का अगर एक जनरल क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने के पहले हम एक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन पूरा यहाँ पे करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन से क्या होगा कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आपके दिमाग में एक बार और फिट हो जाएगा, और अब आपकी जो ग्रास्पिंग, तो वो जो पहले आपको सीखना था, ग्रास्प करना था, वो तो आपने कर लिया, लेकिन अब क्या आपके इस रिवीजन के बाद आपको डेफिनेटली आप एडवांस लेवल पे और पहुंच जाएंगे, और ऑटोमेटिकली जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी, ये कोई एडवांस एडजस्टमेंट आ जाता है कल को कुछ भी, तो आप वो करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से हम यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर ये प्रिंट हैंड रिटन नोट्स है, इससे हम रिवीजन करेंगे, तो हमारा जो लिखने वाला समय है वो बचेगा, वो बचना भी चाहिए, इट्स अ रिवीजन, वो हम सब लिख चुके हैं। तो इंडेस 103 जिसका प्यारा सा हेडिंग था बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली बात तो भाई ये थी कि बिजनेस का मतलब क्या है। तो मैंने कहा भाई जनरल मीनिंग लेना चाहिए, जो आपके दिमाग में एक बिजनेस को लेके है वो होना चाहिए, और किसी भी बिजनेस में तीन बातें जरूर होती हैं। इनपुट होता है हर बिजनेस में, प्रोसेस होती है हर बिजनेस में, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हो, चाहे फाइनेंस एक प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सेलिंग एक प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो होती है। और फिर निश्चित रूप से अल्टीमेटली तो अंत भला तो सब भला, तो आउटपुट तो चाहिए, वरना क्या मतलब है बिजनेस, इसे तो फिर घर पे ही बैठते आउटपुट ही नहीं था। ठीक है ना, तो ये बिजनेस का जनरल मीनिंग लेते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो बड़ी एक लाइन की डेफिनेशन इस इंडेस ने दे दी कि भैया ऐसा सौदा जिसमें एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर एक्वायरी, एक्वायरी के ऊपर एक्वायरर का कंट्रोल आ जाए। तो प्रश्न उठता है, सर एक्वायरर कौन, सर एक्वायरी कौन, सर कंट्रोल क्या। तो चलो हम वो आगे की बात करते हैं, ये भी बात करेंगे। ठीक है, कंट्रोल क्या, एक्वायरर का, एक्वायरी का। उसके पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन के। ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, ए बंद हो गई, बी बंद हो गई, दोनों ने मिलकर सोचा नई कंपनी बना ले, सी लिमिटेड है। सर ये तो अमलगमेशन होता था, है ना, इसमें ए और बी बंद हो गई तो गोइंग कंसर्न है ही नहीं, तो सर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है क्या। मैंने कहा हाँ। बोले सर हम कैसे मान ले। मैंने कहा देखो, एमलगमेशन आप इसको बोलते थे, पर इंडेस ऐसा कोई शब्द यूज नहीं करता। इंडेस कहता है कि नहीं भैया, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें एक्वायरर होगा, एक्वायरी होगा, और एक्वायरर का एक्वायरी पे मतलब कंट्रोल आ जाएगा। तो मैं एक बात समझता हूं कि इस एग्जाम्पल को देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यार कोई ना कोई एक्वायरर है, कोई ना कोई एक्वायरी है। कौन एक्वायरर है, कौन एक्वायरी है, उसको छोड़ो, पर है। ठीक है, और सर कंट्रोल का क्या करें, तो जब तक कंट्रोल के बारे में कुछ ना कहा जाए, कंट्रोल का डिटेल्ड डिस्कशन तो इंडेस 110 में होता है। लेकिन यार एक जनरल मीनिंग तो कंट्रोल का सामने हमारे आ ही जाता है कि 50% से ऊपर कंट्रोल आ जाता है। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर ले तो कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, कंट्रोल आने के बाद दो चीजें और होती हैं भाई, हम बोलते हैं ना कई बार कि मेरा उस पर कंट्रोल है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा वो करेगा। तो एक तो वो जिंदा है, और एक मैंने ऐसा कब्जा किया उसके, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। अब यहां तो अस्तित्व खत्म हो गया, तो जब देखो, हर कंट्रोल में अस्तित्व खत्म हो जरूरी नहीं है, पर अस्तित्व खत्म है मतलब कंट्रोल तो था ही। तो इसलिए यहां कंट्रोल हो ही गया, क्योंकि अस्तित्व ही खत्म कर दिया आपने सामने वाले का, तो आपका कंट्रोल आ ही गया, है ना। एक जनरल बात कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे आएगा, और सारी बातें करने वाले। ए ने बी को खरीद लिया, ए ने बी को खरीद लिया, और बी बंद, केवल बी बंद हो गई, बी गोइंग कंसर्न नहीं है। इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते थे, एब्जॉर्प्शन कहते थे। इसमें भी हम कहेंगे भाई, आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक्वायरर है, कोई एक्वायरी है ना, और बी बंद हो चुकी है। अब बी बंद हो चुकी है तो ए ने उसको कंसिडरेशन दिया होगा, कंसिडरेशन बी अपने शेयर होल्डर्स को देगा, तो कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डर्स जो है
ए के शेयर होल्डर बन गए, ऐसे ही होगा कुछ, ये कैश भी दे सकते हैं, शेयर देना जरूरी थोड़ी। तो अल्टीमेटली इसको देख के भी समझ में आता है हाँ कहीं ना कहीं कंट्रोल है, एक्वायरर एक्वायरी है, कंट्रोल तो ठीक है आई जाए। फिर ए लिमिटेड एकमात्र कंपनी थी, बंद हो गई और नाम बदल के बी लिमिटेड हो गया। तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन था, लेकिन इसमें भी हम समझते हैं लीगली बी बंद होगी, जो है बी बंद, ए लिमिटेड बंद होगी, बी लीगली नई कंपनी बनाएंगे, तो एक की एसेट लायबिलिटी बी के पास आएंगी, एक का बिजनेस बिकता हुआ दिखाई देगा, एक का फॉर्मिंग होगी, तो कहीं ना कहीं एक्वायरर एक्वायरी हो रहा है। तो मैं जनरल एग्जांपल की बातें कर रहा हूं। ये राहुल लिमिटेड है, इसके दो डिवीजन है, टीना और अंजलि, ये दो डिवीजन है इसके, टी और ए ले लें। और इन्होंने एक नई कंपनी बनाई बादशाह लिमिटेड के नाम से, और ये डिवीजन जो टीना वाला है ये ट्रांसफर कर दिया बादशाह को। तो पहले तो राहुल के पास टीना अंजलि दोनों थे, लेकिन अब तो राहुल के पास अब क्या कौन रह गई, सिर्फ अंजलि, और बादशाह के पास कौन चली गई, टीना डिवीजन चले गया। तो अल्टीमेटली कंसिडरेशन किसमें पे किया, हाँ बादशाह कंसिडरेशन पे करेगा, और वो डायरेक्टली अगर शेयर होल्डर्स को कर दे, राहुल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, तो फिर ये डीमर्जर है, क्या है ये, डीमर्जर है। और इसमें एक नई कंपनी, डीमर्जर में नई कंपनी बनना कंपलसरी है, और कंसिडरेशन शेयर्स में होगा, वो भी डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए। अगर कंसिडरेशन बादशाह लिमिटेड डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को ना दे और राहुल को दे दे, तो भी वो सेल ऑफ डिवीजन है। खैर ये सारी बातें डीमर्जर की, सेल ऑफ डिवीजन, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ले दे के ये सिर्फ ये समझाते हैं कि हाँ कुछ एक्वायरर है, कोई एक्वायरी है, और इसलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन है, और अभी और भी केसेस इसमें आ सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बात, ठीक। ये बहुत बेसिक बात थी बिजनेस कॉम्बिनेशन की, अभी और भी केसेस इसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, हम जानते हैं, और वो फाइनेंशियल असेट है। फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों कहलाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसकी अकाउंटिंग पर इंड एस 109 लगता है। तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग, हमें इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन करूंगा कि आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने किसी में इन्वेस्टमेंट किया, वो आपकी सब्सिडरी बन गई, मतलब कंट्रोल आ गया। आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन कंट्रोल नहीं आया, इन्फ्लुएंस आया, जो हम बोलते हैं ना 20% या उससे ज्यादा और 50% तक आपने, तो एसोसिएट हो जाता है सामने वाला। ये हमने और आपने मिलकर कोई काम शुरू किया, कोई वेंचर है, तो हम लोग को वेंचरर्स हैं। तो मैंने आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर भी आ गया। ये सबके शब्दों के मतलब दूसरे इंडेस में समझाए गए हैं। और मान हो सकता है ना कोई सब्सिडरी हो, ना कोई एसोसिएट हो, ना कोई ज्वाइंट वेंचर हो, कुछ ऐसी अदर इन्वेस्टमेंट है। अरे हमने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रखे हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर ले रखे हैं, तो अल्टीमेटली जो है अदर इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। और देखो एक चीज और मैंने लिखा, पैसिव इन्वेस्टर, ये मैंने मेन क्लास में कभी नहीं बताया, ये रिवीजन में मैं बता रहा हूं भाई। 20% है उससे ज्यादा पे एसोसिएट, 50% से 50% तक एसोसिएट, 50% के ऊपर सब्सिडरी, लेकिन 20% से कम, 10%, 5%, 2%, उस पर हम क्या बात करेंगे कि आप इन्वेस्टर हो छोटे मोटे, पैसिव, पैसिव इन्वेस्टर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पैसिव इन्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। हालांकि 50% के ऊपर कंट्रोल आएगा, ये एक जनरल बात, कंट्रोल तो मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में ऐसा भी देखेंगे कि 50 के नीचे भी आ जाएगा, पर वो डिटेल डिस्कशन इंडेक्स 110 की है, ठीक है। अब अगर आपकी सब्सिडरी है, कोई सब्सिडरी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो जितने भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इंडेक्स 27 के हिसाब से बनते हैं। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके इन्वेस्टमेंट आएंगे, चाहे आपने सब्सिडरी में किया हो, चाहे एसोसिएट में किया हो, चाहे ज्वाइंट वेंचर में किया हो, चाहे अदर हो। तो ये सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अकाउंटिंग इंडेक्स 27 से होगा। लेकिन जब सीएफएस बनेगा, भाई आपकी सब्सिडरी, आपका एसोसिएट है या आपका कोई ज्वाइंट वेंचर है, तो सीएफएस भी बनता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर वहां पर अगर सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी में किए गए इन्वेस्टमेंट की जब सीएफएस में अकाउंटिंग होती है, तो वो पहली बार कंसोलिडेशन इंडेक्स 103 से होता है और फर्दर 110 से होता है, है ना। और अगर सीएफएस बन रहा है एसोसिएट जॉइंट वेंचर के साथ, तो बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट आएंगे वो इंडेक्स 28 से आएंगे। और अदर इन्वेस्टमेंट की बात करें इन तीनों के अलावा, तो उस केस में चाहे एसएफएस बनाओ या सीएफएस बनाओ, इंडेक्स 1109 के हिसाब से ही होता है। लेकिन मैंने यहां लिखा देखो सीएफएस इफ इसलिए लिखा है यहां पर कि भाई मेरा ये कोई इन्वेस्टमेंट हो ही ना, मेरे सिर्फ अदर इन्वेस्टमेंट ही है, तो सीएफएस बनेगा ही क्यों। लेकिन मेरी कोई सब्सिडरी भी है,
और मैंने अदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं, ये तो हो सकता है ना, इसलिए ये बात भी हो गई। अब मेनली बात आती है भाई इंड एस 103 में क्या क्या चीज कवर करते हैं। तो इंड एस 103 में हम कवर करते हैं तीन बातें, तीन चीजों से ये इंड एस चलता है। वैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश उन्हीं से सब कुछ चलता है, तो यहां भी अल्टीमेटली इसमें कहानी यही आएगी, हमें ये इंड एस सिखाएगा एक्विजिशन क्या होता है, तीन शब्द, रिवर्स एक्विजिशन क्या है और कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन क्या है। एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन और कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन, और इन्हीं तीनों ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इस इंड एस में है ना। और ये तीनों मिलकर कहलाएंगे बिजनेस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, मिलकर नहीं, तीनों इंडिविजुअली, एक्विजिशन हो या रिवर्स एक्विजिशन हो या कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन हो, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं। सर एक्विजिशन क्या होता है, सर रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है, सर कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, वो भी मैं अभी रिवाइज कराने वाला हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, क्या है ये, बिजनेस कॉम्बिनेशन है। इन तीनों में हम कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा रुक के डिस्कस कर लेंगे, है ना, बाकी पहले एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन हम सीखेंगे। एक एग्जांपल बड़ा सिंपल सा ले लिया, ए ने बी के 60% शेयर एक्वायर कर लिए, बी बंद नहीं हुई, देखिए शेयर्स एक्वायर किए हैं, है ना, बाजार से शेयर्स खरीद लिए। तो अब वो जो 60% शेयर्स हैं उसके बदले में शेयर्स कंसिडरेशन देना है, कंसिडरेशन कैश में भी दे सकते थे पर उन्होंने जानबूझकर यहाँ पे शेयर्स में लिया, मतलब ए ने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर से बी लिमिटेड के 60% शेयर खरीदे और अपने शेयर इश्यू कर दिए। इस ट्रांजेक्शन के पहले ए लिमिटेड के पास 100 शेयर थे, उसने नए 50 शेयर और इश्यू किए। तो अब ए लिमिटेड की बात चल रही है यहाँ पर, तो ए लिमिटेड ने टोटल, ए लिमिटेड के 150 शेयर हो गए हैं, और 150 शेयर हो गए हैं तो उसमें से 100 ए के पास ही है, अभी ए के पुराने शेयर होल्डर्स के पास, और बी के पास 33 है। तो यहां पर दो शब्द उभर के आते हैं, एक्वायरर और एक्वायरी का जनरल मीनिंग तो हमें पता ही था, एक्वायरर वो होता है जो कंट्रोल ऑब्टेन करता है, जिसपे कब्जा हो जाता है वो एक्वायरी होता है। और यहाँ पे शब्द आता है लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से। अकाउंटिंग में हमें देखना होता है सब्सटेंस, ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस देखना होता है क्योंकि वो ट्रांजेक्शन की फॉर्म से ऊपर है। और इसीलिए हमने बात की कि दिख क्या रहा है, अरे दिख तो वही रहा है भैया, ए ने बी को एक्वायर किया तो ए एक्वायरर है, बी एक्वायरी है, लेकिन असलियत में कंट्रोल किसका आया वो भी देखें तो अभी भी ए का ही तो कंट्रोल है। तो अकाउंटिंग एक्वायरर भी सेम है और अकाउंटिंग एक्वायरी भी सेम है ना। तो जो लीगल एक्वायरर है अगर वही अकाउंटिंग एक्वायरर हो जाता है, मतलब जो लीगल एक्वायरी है फिर वो अकाउंटिंग एक्वायरी भी है। तो मैं एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, लीगल एक्वायरर अगर अकाउंटिंग एक्वायरर हो जाता है तो वो एक्विजिशन है। लेकिन कभी कभी अदिति जिंदगी में कुछ ऐसा होता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को पोछे रोके, है कि नहीं। तो वो वाली बात है, जब लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर इक्वल नहीं होंगे तो वो रिवर्स एक्विजिशन कहलाएगा। और मैंने सिंपल सी बात कर दी यहां पर कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में 100 की जगह 50 की जगह 200 शेयर इश्यू कर दिए, ए के पास अपने 100 शेयर थे, उसने बी के कुछ शेयर्स खरीदे और अपने उसका कंसिडरेशन के तौर पर 200 शेयर इश्यू कर दिए। तो अब ए के पास टोटल 300 शेयर में से 100 उसके, और ये देखिए वक्त बदलते देर नहीं लगती, सबका टाइम आता है ना, बी वाले गाना गा रहे हैं अपना टाइम आएगा नहीं, आ चुका है। और अब कंट्रोल दिखने में लीगली तो हुआ यही है, ए ने बी को एक्वायर किया था, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेचारा ए हो गया एक्वायरी और बी हो गया एक्वायरर, ठीक है। ये नई बहू घर में आते ही चाबी ले ली तिजोरी, एक घर में नई बहू ने आते ही हमें लग रहा था हम कंट्रोल करेंगे, साला हम पे कंट्रोल हो गया, है कि नहीं। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में सबके साथ होता है, इसलिए इस बात पे ही खत्म कर देते हैं वरना बहुत सारी बातें खुल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अब एक्वायरर जो है ना, हु ऑब्टेन्स कंट्रोल, यही एक जनरल मीनिंग है हमारे दिमाग में, एंटिटी हु ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर द अदर एंटिटी इज एक्वायरर। अब मेथड्स के नाम याद कर लेते हैं, एक्विजिशन हो या रिवर्स एक्विजिशन हो, ये दोनों बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या था, जिसमें एक एक्वायरर होगा एक एक्वायरी होगा,
एक्वायरर होगा, एक्वायरी होगा, और एक्वायरर का एक्वायरी पे कंट्रोल होगा। ये तीन बातें थी यहाँ पे, एक्वायरर, एक्वायरी, कंट्रोल। तो ऊपर हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हम समझ चुके कि हाँ कोई एक्वायरर है, कोई एक्वायरी है। अच्छा, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, लीगल कौन है उससे मतलब नहीं है, अकाउंटिंग में एक्वायरर कौन है और एक्वायरी कौन है। तो एक्विजिशन हो या रिवर्स एक्विजिशन, उसमें जो अकाउंटिंग की मेथड होती है उसे एक्विजिशन मेथड कहते हैं। एक्विजिशन मेथड का नाम है, नाम याद करना है सिर्फ अभी। और कॉमन कंट्रोल जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो उसमें एक मेथड लगती है, उसका नाम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। ये सिर्फ नाम याद हो जाने चाहिए, ताकि हम नाम याद करें फिर हम इन मेथड्स को सीखेंगे। अब क्या होगा, अब हमारा शुरुआत होगी एक्विजिशन मेथड की, है ना। आपको बहुत अच्छा सा लग रहा होगा क्योंकि सब तो आप पढ़ चुके हैं, अब आपके दिमाग में पिक्चर, एक रोड मैप क्लियर हो जा रहा है कि ये है, ऐसे करना है, ठीक है। तो एक्विजिशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो 7 स्टेप यहां पर मैंने बना लिया। हालांकि मैं किन्हीं 2 को मिला दूंगा तो 6 रह जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये 7 रंग के सपने में दिखा रहा हूं आपको, है ना। ये इस अकाउंटिंग इंडेस 103 में ये 7 रंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 7 रंगों का जो इंद्रधनुष बनेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम, जब एग्जाम में कोई बड़ा सवाल आता है, अच्छा मैं इसमें एक बात और बोलूंगा कि मैंने कहा ना कि 7 स्टेप है, तो एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके के आ सकते हैं आपके पास। एक तो इंडिविजुअल स्टेप पे क्वेश्चन आ जाए, और एक सब मिला के कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा सवाल आ जाए, ये भी तो संभव है। और उसी बड़े सवाल की तैयारी तो हम करने के पहले रिवीजन कर रहे हैं, ताकि कभी कोई बड़ा सवाल सामने आए तो एकदम से मतलब धक धक करने लगा ना हो जाए, ठीक है ना। हाँ चलो, हाँ तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भाई, आइडेंटिफाई एक्वायरर। एक्वायरर कौन है, एक्वायरर कौन है ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी तो मैंने ऊपर थोड़ा बहुत समझा दिया, आपको भी जनरल लग रहा है, लेकिन अभी केसेस बना देंगे काफी सारे। एक्वायरर कौन है, आज मैं बिल्कुल एक्वायरर बनाने का तरीका बताऊंगा आपको, कि दिमाग में जो कंट्रोल करेगा वो एक्वायरर। अभी तक तो ये बताया, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको केस समझ में आएगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा एक्वायरर कौन है, ठीक है। फिर एक्विजन डेट क्या है वो निकालनी पड़ेगी। सर एक्विजन डेट क्यों निकालनी पड़ती, क्योंकि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, वो तो उसी दिन तो पहली बार कंसोलिडेशन होगा, है ना। वो तारीख तो याद रखेगा जन्मों जन्मों तक कि उस दिन ऐसा हुआ था, है कि नहीं। पहली बार, वो पहली बार जब हम मिले, है ना। हाँ, तो लेकिन यहाँ मिलने की बात नहीं, कंट्रोल की बात है ना, एक्विजिशन डेट। आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरी बात यह होगी कि भाई एक्वायरी की नेट एसेट देखी जाएगी, नेट एसेट देखी जाएगी। सर क्यों, अरे भाई एक्वायरर एक्वायरी है। आज प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप अगर कोई व्यापार खरीदने जाओगे तो आप बोलोगे, आप कंसिडरेशन की बात करोगे, कंसिडरेशन उसकी नेट एसेट हैसियत के हिसाब से तो होगा कि भाई तेरी वर्थ क्या, तेरी वर्थ 1 लाख है, हम 1,20 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 80 भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन वर्थ देखी जाएगी। तो नेट एसेट हमेशा किसकी देखी जाती है, एक्वायरी की देखी जाती है। नेट एसेट क्या होती है, सारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो नेट एसेट्स होती है। यहां पर मैं एक छोटा सा एक तड़का लगा रहा हूं, यहाँ पे बघार लगा देता हूं ताकि दिमाग में फिट रहे। अगर मान लो सवाल में टैक्स रेट दे दी, है ना, टैक्स रेट अगर दे देते हैं तो हम इतना तो समझते हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नाम की एसेट लायबिलिटी भी होती है। तो एग्जाम में अगर टैक्स वाला क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं नेट एसेट में जब हम असेट्स में डीटीए लेंगे और डीटीएल लेंगे, तो सर मजा तो तब आए ना, सर सवाल में लिखा हुआ आ जाए इग्नोर टैक्स, तो कितना अच्छा लगता है। हालांकि जीवन में किसी को इग्नोर करें अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब यहाँ लिखा हुआ आएगा ना तो हमको अच्छा लगेगा, इग्नोर टैक्स, तो अच्छी बात है, इग्नोर टैक्स कर दें। लेकिन मान लो नहीं लिखा हुआ आया, टैक्स दे दिया, तो सर फिर ऐसा कर दो ना, डायरेक्ट डीटीए डीटीएल अमाउंट दे देना सर, तो टेंशन नहीं होगा। हम असेट्स में डीटीए को जोड़ देंगे, लायबिलिटी में डीटीएल लिख के नेट एसेट निकाल देंगे, भगवान की कसम सर हम कर देंगे। लेकिन कब जब सोचते हैं वो हो जाए जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने हमको डीटीए डीटीएल निकाल के नहीं दिया और टैक्स रेट दे दी तो फिर क्या लग जाएगा भाई, इंडेस जो है 12 लग जाएगा, इंडेस 12 लग जाएगा, और फिर उससे डीटीए डीटीएल निकालना पड़ेगा। तो एक एक कंबाइंड क्वेश्चन बन के आ जाता है कि इंडेस 12 का थोड़ा सा, जिसके चांसेस बहुत कम होंगे आप, ठीक है, लेकिन फिर भी बेसिक्स क्लियर होने ही चाहिए इंडेस 12, ठीक है। फिर निकलेगा भैया क्या, कंसिडरेशन ट्रांसफर। फिर नेट एसेट आ गई तो फिर हम क्या कंसिडरेशन उसको दे रहे हैं वो निकालना पड़ेगा हमें, है ना। अब ये तो हम समझते हैं कि भाई 100% कंट्रोल थोड़ी होगा हमारा,
भाई 100 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमने जो एक्विजिशन किया उसमें हमारा 70% ही है, 70% है, तो फिर 30% तो किसी और का है ना, तो वो कहलाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। तो अगली स्टेप में एनसीआई का अमाउंट निकालना पड़ता है, क्योंकि लॉजिकल है। हम अगर मान लीजिए मैं एक्वायरर हूं, वो कंपनी वो एक्वायरी है, तो अब जब मैं एक्वायर और मेरा उस पर कंट्रोल है, मतलब तो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो अब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पहली बार बनाएंगे, मान लीजिए मेरा 70% है, तो या तो ये हो कि जब मैं कंसोलिडेट करूं तो उसकी असेट लायबिलिटी का नेट एसेट 70% ही कंसोलिडेट करूं, पर ऐसा नहीं होता है। हम कभी भी प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन नहीं करते, यहाँ पे हम करते हैं फुल कंसोलिडेशन। हम उसकी पूरी एसेट्स दिखाते हैं अपनी एसेट्स के साथ, हम उसकी पूरी लाइबिलिटी भी दिखा देते हैं, है ना। फिर हम दिखाते हैं कि देखो तेरा 100% हमारा है, लेकिन हमें 30%, क्योंकि मालिक हम है ना, मालिक होने का वो जताएंगे तो सही ना। मालिक का जताएंगे सही कि ये चलेगी मेरी, सुन चलेगी तो मेरी, नहीं तुम्हारा 70 ले तो तुम बोलने वाला होता कौन है कि 70% ले लो, मैं तो मालिक तो मैं ही हूं ना, उल्टा मैं दे रहा हूं 30%, है ना। ऐसा कुछ तो हमें नॉन कंसिडरेशन ट्रांसफर निकालना पड़ेगा, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और जब ऐसा सब कुछ होगा तो इज्जत, गुडविल और कैपिटल रिजर्व की जीओबीपी आते ही है। वो तो लॉजिकल बात है कि भी कंसिडरेशन ज्यादा है ना, कंपेरेटिव टू नेट एसेट्स हम देखेंगे, तो उस केस में गुडविल आएगी और कम है तो गेन आएगा। तो ये भी आ गया, और फिर फाइनली जब ये सब कुछ निकल जाएगा तो हमें एक्विजिशन की एंट्रीज करनी पड़ेगी एक्वायरर की बुक्स में। किसकी बुक्स में? सर एक्वायरी की बुक्स में क्यों नहीं? अरे एक्वायरी देखो, एक्वायरी अगर बंद हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हमने सीखा ही है, और एक्वायरी अगर बंद नहीं हुआ मतलब वो ट्रांजेक्शन एक्वायरी से हुआ ही नहीं था, वो तो कहीं हुआ है। तो ले देखिए फिलहाल हम एक्वायरर की बात कर रहे हैं, तो एक्वायरर की बुक में एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना, और फिर अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी, और ये पहला पहला कंसोलिडेशन होगा, और पहली बार जब कंसोलिडेशन होगा तो सिर्फ सीबीएसई बनेगी। आज दोनों की बैलेंस शीट है तो कंसोलिडेटेड पीएनएल कहां से बना लोगे आप? हाँ, अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मान लो होल्डिंग सब्सिडरी हैं, दोनों की अलग अलग बैलेंस शीट थी, पहली बार आपने कंसोलिडेशन इंडेक्स 103 से कर लिया, अब आगे दोनों कंपनी चलेंगी और रिश्ता खत्म मान लो नहीं हुआ, अब अगले साल दोनों के अलग अलग पीएनएल भी होंगे, दोनों के अलग अलग बैलेंस शीट भी होगी, दोनों के अलग अलग कैश फ्लो भी होगी, तो सबको कंसोलिडेट करते फिर उसमें दिक्कत क्या आ रही है? लेकिन यहाँ पहली बार तो सिर्फ कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनेगी, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहां मैं आपको जो आज चीज देना बता रहा हूं, ये बहुत महान बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आइडेंटिफाई एक्वायरर। अब हम एक एक करके स्टेप्स ले रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करना है, एक्वायरर को पहचानना पड़ता है हमको। तो सर क्या सर, जो कंट्रोल करेगा सर वो एक्वायरर है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कंट्रोल कर कौन रहा है ना। इसलिए आज हम जरा एक काम कर लेते हैं कि हमें अब जब भी कोई अच्छा बिजनेस कॉम्बिनेशन में अमलगमेशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स भी है ना, बहुत सारी डीमर्जर भी आ जाएगा, मतलब क्या क्या चीजें आ रही हैं देखें आप। तो फिर इसलिए हमने बोला कि जब भी हमको सवाल आता है तो हम पहले सोचे देखेंगे कि भाई न्यू एंटिटी बनी या नहीं बनी, न्यू एंटिटी बनी या, अगर न्यू एंटिटी नहीं बनी तो अलग केस, न्यू एंटिटी बन गई तो अलग केस। इसको ऐसे दिमाग में फिट कर लिया। न्यू एंटिटी बनी हो या ना बनी हो कंसिडरेशन देना है, तो कंसिडरेशन देना है तो इसमें दो दो केस बन गए, या तो कैश में देंगे प्राइमरीली, या इक्विटी शेयर्स में देते हैं हम कंसिडरेशन। प्राइमरीली वर्ड इसलिए लिया है कि भाई आगे हम कुछ और भी अभी कंसिडरेशन में चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बात है क्या है, कैश दे रहे हैं, हाँ ये शुरुआत में, और ये शेयर्स दे रहे हैं, और यहां पे भी कैश दे रहे हैं या शेयर। अब एक बात तो कंफर्म है, न्यू एंटिटी बने या ना बने, न्यू एंटिटी बने या, अगर कंसिडरेशन कैश में दिया है तो जो कैश पे करेगा वही एक्वायरर है ना। तो मैं कह रहा हूं जो कैश पे करेगा वही एक्वायरर है, इसका ये मतलब भी है कि कंट्रोल उसी का आएगा, क्योंकि जिसका कंट्रोल होता है वही एक्वायरर होता है। तो अब आप कोई सा भी केस हो दिमाग में फिट कर लेना कि सवाल में आ जाए, ए ने इसको खरीदा, ये बंद हो गई, वो नहीं बना ली, नहीं बनाई, पुरानी कंपनी चल रही है, जो भी है, अल्टीमेटली अगर नई कंपनी बनी हो या ना बनी हो, अगर कैश में कंसिडरेशन दिया है तो जो कैश पे करेगा वही एक्वायर होगा, बात खत्म। अभी मैं प्रूव भी करूंगा इस चीज, है ना। लेकिन अगर न्यू कंपनी नहीं बनी, न्यू कंपनी
न्यू कंपनी नहीं बनी, नहीं बनी। अच्छा अभी मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा जो चर्चा चल रही है वो एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन पे चल रही है। कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन हम थोड़ा सा रुक के समझेंगे कि क्या होता है, हालांकि वो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना, लेकिन उसका छोटा सा रोल है, ज्यादा रोल है ही नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं छोटा, कई बार होता है ना फिल्मों में छोटा सा रोल होता है, 10 मिनट का रोल होता है, लेकिन पूरा का पूरा गेम वही होता है। हमने भी एक फिल्म में बॉबी देओल को देखा था ऐसे करना, है ना, तो वहां पे 10 मिनट का काम था, लेकिन ऐसा लगा कि भाई क्या चल रहा है ना, तो होता है कई बार, है ना, छोटा सा होता है रोल, लेकिन कमाल बड़ा हो जाता है, धमाका बड़ा हो जाता है। तो खैर, अगर आपने न्यू एंटिटी क्रिएट नहीं की, न्यू एंटिटी क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन तो उस केस में हमेशा एक ही चीज दे, और कंसिडरेशन शेयर्स में है, कंसिडरेशन कैश में है तो इट डजंट मैटर कि न्यू एंटिटी बनाई या नहीं बनाई, है ना। भाई जैसे ए लिमिटेड थी, बी लिमिटेड थी, दोनों मिलकर सी बना ली, वो न्यू एंटिटी बनी। तो न्यू एंटिटी बने या ना बने, अगर कंसिडरेशन कैश में दिया है तो जो कैश पे कर रहा है वही एक्वायरर है, मतलब उसी का कंट्रोल होगा, हम चेक भी करेंगे। लेकिन अगर न्यू एंटिटी बने या ना बने, अगर कंसिडरेशन शेयर्स में, तो न्यू एंटिटी अगर नहीं बनती है और कंसिडरेशन, तो फिर हमें प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन और पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है। अभी ऊपर करवाई भी तो थी। अरे मान लीजिए लीगल एक्वायरर है, वो पहले 100% रखता था, लेकिन पोस्ट बीसी 80 रह गया उसका, तो अच्छी बात है ना, जो लीगल है वही अकाउंटिंग है, तो इसलिए हमें समझ में आ जाएगा, तो लीगल एक्वायरर ही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा। लेकिन लीगल एक्वायर का पहले 100 था, बाद में 30 रह गया, तो फिर वो अकाउंटिंग एक्वायरर नहीं है, तो फिर इसका मतलब जो लीगल एक्वायरी था वो एक्वायरर बन जाएगा, क्योंकि कंट्रोल उसका आ जाएगा। केस वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, बात तो वही है, लेकिन मैं आपको एक मैप दे रहा हूं, दिमाग में फिट कर लें कि अगर न्यू एंटिटी नहीं बनी, न्यू एंटिटी और अगर कंसिडरेशन शेयर्स में है, तो फिर परसेंट प्री बीसी और पोस्ट बीसी परसेंटेज देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि लीगल अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर नई एंटिटी बन जाए और कंसिडरेशन कैश में हो, शेयर्स में हो, तो फिर उसमें हम बोलेंगे जो बिगर एंटिटी है ना, बिगर, बोलो क्या, बिगर, वो जो है एक्वायरर है, वो क्या है। सर इसका तो एग्जांपल यही लिखवा, मुझे लगा था कि इस तरह से आप मुझे घूरेंगे, मुझे पता था, मैं घुरा गया हूं, तो मुझे मालूम था कि ये क्या बात हो रही है कि नई एंटिटी बनेगी, और नई एंटिटी अगर बनती है और अगर कंसिडरेशन शेयर्स में है, तो जो बड़ी एंटिटी है वो एक्वायरर होगी। देखो मैं बोल रहा हूं वो एक्वायरर होगी, मतलब कंट्रोल उसका आएगा ना, वो आपको दिखेगा। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, दोनों बंद हो गई, बना ली सी, न्यू एंटिटी बन गई ना। अब सी लिमिटेड कंसिडरेशन किसको देगा, ए और बी को, ए और बी उसे अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी, इसको दिए 60%, इसको दिए 40% शेयर, 1000 में से 600 400, ठीक है। अब बताइए भाई, इस सी लिमिटेड में है तो ए और बी के शेयर होल्डर है, तो कहने को नाम ही तो बदला है केवल, अरे घर के बाहर नेम प्लेट बदल गई। अरे एक घर था, उसमें इसमें एक तरफ ए लिमिटेड के लोग रह रहे थे, एक में बी के लोग रह रहे थे, दोनों ने नाम बदल के सी रख दिया और है वही, तो कहने कोई तो नाम नेम प्लेट बदलने से थोड़ी, है ना। लेकिन मालिक कौन है, वड्डा कौन है भाई, ये कंट्रोल इसका दिख तो रहा है, तो ये कंट्रोल आ गया इसका, तो ये बड़ी एंटिटी होना चाहिए। सर मन में डाउट आ रहा था कि 50-50 होता तो वो क्यों, अभी सारे थोड़ी पढ़ लिए हमने, हम तो एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन ही पढ़े ना, हम कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन भी तो पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ कॉमन कंट्रोल में आ जाए, है ना। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, है ना, हम अभी सिर्फ एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन की केसेस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जो बड़ी एंटिटी होती है वो एक्वायर। तो क्या तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि एक्वायरर वो होता है जिसका कंट्रोल होता है, और एक्वायरर वो होता है जिसका कंट्रोल होता है। अब कंट्रोल किसका होता है, तो हमें एग्जाम में पता नहीं क्या क्या आ जाए। अभी तो मैं ए बी ले रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ए ने बी को एक्वायर किया, बी बंद हो गई, बी ने सी के शेयर, पता नहीं क्या क्या कुछ भी दे दे हमें उठा के, हम दिमाग में एक ही चीज रखेंगे, न्यू एंटिटी बनी या नहीं बनी। न्यू एंटिटी नहीं बनी या बनी और कंसिडरेशन कैश में हो या शेयर में है, अगर कैश में है तो फिर जो कैश पे कर रहा है वो एक्वायरर है, मतलब चेक कर लेना उसका कंट्रोल आएगा। और अगर आ जाए
कि न्यू एंटिटी नहीं बनी है तो आ गया कैश में, न्यू एंटिटी नहीं बनी है और शेयर्स में है तो प्री बीसी पोस्ट बीसी परसेंट कैलकुलेट कर लो, और अगर न्यू एंटिटी बनी है और शेयर्स में है तो जो बड़ी एंटिटी होगी। अच्छा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कंसिडर, यहाँ शेयर्स लेके कैश दे देता है सी लिमिटेड, तो सी लिमिटेड कैश दे देता, क्या दे देता, कैश, तो क्या, हाँ बस सी लिमिटेड एक्वायर है, सी एक्वायरर है जो कैश पे करेगा। और लॉजिक से सोचो भी ना, ए और बी को उसने कैश दे दिया, ए और बी ने अपने शेयर होल्डर को कैश दे दिया, तो तुम जाओ निकलो, ले लिया ना पैसा, पैसा ले लिया ना तुमने, क्या क्या यहाँ बैठे क्यों, पैसा जाओ, पैसा दे दिया ना तुमको, तो कंट्रोल तो सी लिमिटेड के जो नए शेयर होल्डर उनका ही होगा ना, तो जो पैसा दे रहा है उसका कंट्रोल, तो इसलिए बात खत्म हो गई है कि नहीं, अभी क्लियर हो रहा है। अब आप जो हमारे किए हुए टॉप जो जितना हमने पढ़ा था वो, और इसको मर्ज जब करेंगे तो पूरी क्लियरिटी आ रही होगी, सामने आ रही होगी, है ना। लो भैया एग्जाम्पल बना लेते हैं, एग्जाम्पल बना लिए, ए ने बी को खरीद लिया, बी बंद हो गई, है कि नहीं, कैश में दिया, कंसिडरेशन हटाओ, ए चेक कर लेना, कंट्रोल लेके ही आएगा, ठीक है। ए ने बी के शेयर एक्वायर कर लिए, है ना, कंट्रोल, लेकिन बी क्लोज नहीं हुई, बी क्लोज, बी क्लोज नहीं हुई भैया, तो फिर अब क्या करें, बी क्लोज नहीं हुई ना, पर कंसिडरेशन किसमें, ए ही एक्वायरर है, बात खत्म, आप चेक कर लेना, कंट्रोल लेके ही आएगा, ठीक है। ए ने एक्वायर कर लिया बी को, बी क्लोज हो गई, कंसिडरेशन शेयर्स में है, कंसिडरेशन, तो प्री बीसी पोस्ट बीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्री बीसी इसके 1000 शेयर थे, इसने 800 शेयर इशू कर दिए हैं, तो पहले इसके पास 1000 थे, 1000 में से तो 100% था, अब 1800 में से 1000 रह गए, ओहो, तो जो लीगल एक्वायरर है वही, हाँ, लेकिन ऊपर ये 800 शेयर की जगह अगर 1600 शेयर इशू कर दे, तो पहले तो 1000 के 1000 इसके पास थे, अब 2600 में से 1600, ओहो हो, ये नई बहू ने आते ही चाबी ले ली, नई बहू आ गई और चाबी ले ली, तिजोरी की चाबी ले ली, हमें लगा था हम कंट्रोल करेंगे, हमारे ऊपर ही कंट्रोल आ गया, पता ही नहीं चला, है कि नहीं। तो ये अपने आप समझ में आती है बात। मैंने एक और ऐसे केस बनाए जो हमने नहीं पढ़े, जो हमने मेन क्लास में नहीं पढ़े, है ना, क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में थे ही नहीं, तो हमारा पहला फर्ज तो ये बनता है कि हम हमारा स्टडी मटेरियल को कवर करें, ये हमारा पहला फर्ज बनता है, लेकिन हम सारी बातें करते हैं। ए लिमिटेड ने एक नई कंपनी बना ली बी, ठीक है, और बी ने सी के शेयर्स खरीद लिए, मान लो कंट्रोल आ गया, कंट्रोल में लिख देता हूँ, आ गया 60% लिखो उसकी जगह, आ गया कंट्रोल आ गया। सी लिमिटेड ने जो कंसिडरेशन दिया वो कैश से दिया, किससे दिया, अरे सर सी तो अभी अभी बनी है, कैश कहां से दे दिया, सी ने लोन ले रखा था आईसीआईसीआई बैंक से, इससे आई क्या बात समझ में, नहीं, मैंने एक बात सही थोड़ी बोली जो आपको समझ में आ गई, लोन बी ने लिया है, लोन किसने लिया है, क्या सी लोन ले सकता है, हाँ ले सकता है भाई, पर अभी लोन किसने लिया, और लोन के पैसे से फ्रॉम लोन ये एक्विजिशन किया है। ए ने क्या, ए कंपनी थी, हाँ, उसने एक नई कंपनी बनाई बी, बी के थ्रू उसने सी को खरीदा, बी ने सी को खरीदा, बी के पास पैसे, बी के पास पैसे कहां से आए, लोन लेके, कहीं से भी मुझे कहा था पैसे आए, तो इस एक्चुअली क्वेश्चन में ये दिया कि बी ने लोन लिया था, और लोन अमाउंट इसलिए लिया था क्योंकि उसको एक्विजिशन करना था, तो इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि कंसिडरेशन कैश में, एक्वायरर कौन है, बी, बात खत्म, बात खत्म हो गई, बात खत्म, एक्वायरी तो सी है, अरे इस इंडेक्स में झगड़ा एक्वायरी कौन है उसका नहीं है, झगड़ा, एक बात बताओ, अच्छा एक्वायरर पता चल गया तो एक्वायरी अपने आप कॉमन सेंस ही पता चलेगा, है ना, मुझे तो आपके मन में डाउट आएगा, अरे सर बी को तो ये कंट्रोल कर रहा है सर, तो फिर वो तो ए, नहीं नहीं नहीं, हमने पहले क्या सीखा है बताओ, हमने ये सीखा कि अगर कंसिडरेशन कैश में है तो नई कंपनी फॉर्म हो या ना हो, जो कैश पे कर रहा है ना वो एक्वायरर है, तो बी ने कैश पे किया, बात खत्म हो गई, है ना, ए ने कैश नहीं दिया, है ना। लेकिन एक बात और बताओ कि हम ये जो इंडेक्स 103 लगा रहे हैं आज ही तो लगा रहे हैं, अरे मान लो बी सब्सिडरी है, ए इसकी पेरेंट है, ये भी हो सकता है, तो अल्टीमेट कंट्रोल तो एक है आपके का, अरे अल्टीमेट कंट्रोल एक है, तो जो आगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी वो तो 110 से बनेगी ना, मैं उसका मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा हूं, अभी कैश किसने पे किया,
अच्छा, ये ए कैश देता और बी इसको देता तो ए हो जाता। कैश कौन पे कर रहा है ना, वो रूट कर रहे हो तो भी हो जाता। सिंपल सी बात है। अरे इंडेक्स बनती आगे लगेगा क्या? नहीं, ये आज ही लग रहा है। आज की बात बताओ, कैश किसने पे किया यहाँ पे? हाँ तो बस बी एक्वायर। हाँ जी, हाँ वो क्लियर है। वो क्लियर है कि जो एंट्रीज एक्विजिशन की एंट्री होती है वो एक्वायरर की बुक्स में होती है। तो ये बी ने सी को खरीदा है, बात खत्म। ठीक है, ये लो एक और अनशन केस बना दिया आपके। एक कंपनी अनशन केस ए एक्स है, एक बी एक्स है। नहीं अनशन नहीं है, ऊपर हमने बता दिया, इसके बाद एक और अनशन आएगा। इन्होंने नई कंपनी बना ली सी एक्स, कंसिडरेशन कैश में दिया है। लोग छोड़ो ना यार, खत्म हो गई बात, क्या टेंशन ले रहे हो, कंट्रोल सी गई है। अब और अनशन, ए एक्स एक कंपनी है, बी एक्स एक कंपनी है, न्यू कंपनी बना ली सी एक्स, कंसिडरेशन शेयर्स में है। तो कंसिडरेशन शेयर्स में है ना, न्यू कंपनी फॉर्म हो गई ना। तो बिगर कंपनी कौन है? 2000, 2500, 4500% निकाला बी। बस बी एक्स ने खरीदा है एक्स। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही नाम सी लिमिटेड सी एक्स लिखा हुआ है, नेम प्लेट सी एक्स के नाम की है, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल बी एक्स का है। क्या है बात समझ में आ गई? तो पहली स्टेप हमेशा होगी आइडेंटिफाई एक्वायरर। ठीक है, ये वैसे ही एग्जाम्पल। नहीं, इसमें एक और हमने थोड़ा सा माहौल बना दिया। एक कंपनी है पेरेंट कंपनी, सी उसकी सब्सिडरी 100%, बी डी ये पेरेंट सब्सिडरी, ए और पी दोनों पेरेंट है किसके? सी और डी के। अब सी और डी मर्ज हो गई और दोनों ने मिलकर न्यू कंपनी बना ली ई। तो कंसिडरेशन कौन देगा? ई। और ये दे रहा है शेयर्स में। और कंसिडरेशन किसको दिया जाएगा? अगर ये ट्रांजेक्शन डायरेक्टली शेयर होल्डर से होता तो सी लिमिटेड का शेयर होल्डर ए लिमिटेड है। सी लिमिटेड का शेयर होल्डर कौन है? पेरेंट सब्सिडरी है ना वो। और डी लिमिटेड का शेयर होल्डर कौन है? अगर ये दोनों बंद नहीं होती, डायरेक्ट एक्वायर करते तो भी, और अगर मान लो ये दोनों बंद कर दिए हमने तो वो अलग केस है। यहां बंद हो गई, मर्ज हो गई, ठीक है ना, न्यू एंटिटी फॉर्म हो गई। न्यू एंटिटी फॉर्म हो गई क्या? हाँ, कंसिडरेशन किसमें है? शेयर्स, बिगर कंपनी, बिगर कंपनी हो जाएगा क्या? तो बस ए लिमिटेड एक्वायरर बन जाएगी, क्या दिक्कत है? फिर आती है बात डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन होती क्या है? अब हर सवाल में अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें दे रखी, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन वो डेट होती है जिस दिन कंट्रोल आता है। जिस दिन क्या आता है? जिस दिन कंट्रोल आता है वो एक्विजिशन डेट कहलाएगी, बात खत्म। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट इंड AS 103 में और दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि क्लोजिंग डेट नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है बोलो? एक शब्द है क्लोजिंग डेट। जनरली क्लोजिंग डेट मतलब जिस दिन ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। और मैं एक बात जानता हूं कि क्लोज तो तभी होगा ना जब मेरे पैसे दे दोगे। तो इसलिए जनरली जब कंसिडरेशन ट्रांसफर होता है वो क्लोजिंग डेट होती है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, जैसे कोई रिश्ता हो रहा है ना, हमें वो पसंद है, उन्हें हमें, हम उन्हें पसंद है, कंट्रोल आ गया। लेकिन रिश्ते में हमारी अकेले की थोड़ी चलेगी, सबकी फैमिलीज की भी चलेंगी भाई। सबने राजी कर दी, कंट्रोल आ गया, है कि नहीं? नेक चार हो गए थोड़े बहुत, रोका बोलते हैं जिसे। तो क्लोजिंग तो वही मानी जाएगी ना, आपके केवल बोलने से हाँ थोड़ी हो जाएगा, है ना। अरे मैं आप आज से मेरे सारे अधिकार आपके पास सुरक्षित है, बोलने बोल दिया तो कंट्रोल तो आ ही गया ना, आ गया कंट्रोल तो। लेकिन जब एक बार वो लीगली कोई जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी हो जाती तो ही बोलते हैं हाँ नो ठीक है अब ओके है, ओके हो गया। तो मैं एक बोलना चाह रहा हूं, यहां पर तीन केस बन गए। या तो जो एक्विजिशन डेट है उसी दिन समान चीजें क्लोज हो जाए, क्लोजिंग डेट सेम हो। एक्विजिशन डेट पहले हो, क्लोजिंग डेट बाद में हो। एक्विजिशन डेट बाद में हो, पहले क्लोजिंग डेट आ जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए 1 अप्रैल को मैं ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, 1 अप्रैल को कंट्रोल आ गया, 1 अप्रैल को ही पैसे दे दिए। सेम सेम 1 अप्रैल को कंट्रोल आया, पैसे 6 अप्रैल को दूं, हो सकता है। और 1 अप्रैल को कंट्रोल आया लेकिन पैसे पहले ही दे दिए एडवांस। अरे हो सकता है ना, केस तो बन सकता है।
प्रैक्टिकली तो हो सकता है, रेयर केस है, मैंने खुद नहीं लिख दिया, लेकिन क्योंकि भारत और है ना इंडिया, पहले पैसे अच्छा हो गई नहीं, हम भी जानते हैं, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं? प्रैक्टिकली जब ये पॉसिबल, अच्छा ये भी कब होगा, कंट्रोल पहले आ जाए पैसे बाद में, तो सामने वाला लिखवाएगा, एक्वायरी लिखवाएगा कि भैया वो इट हैपेंस व्हेन देयर इज रिटन एग्रीमेंट बिटवीन एक्वायरर एंड एक्वायरी, ऐसा होगा, तो उस हिसाब से एक्विजिशन डेट आएगी। अच्छा ये तीनों केस में एक्विजिशन डेट तो वही है जब कंट्रोल आए, है ना? तो इसलिए ये सवाल कैसा आ सकता है, खेलेंगे आपकी भावनाओं के साथ। अगर इस पे सवाल देंगे, निगोशिएशन बातचीत कब स्टार्ट हुई, बोले 1 जनवरी को। एग्रीमेंट फाइनल कब किया, बातचीत शुरू हो गई थी, हमारे रिश्ता होने वाला है, बातचीत शुरू हो गई थी, निगोशिएशन बातचीत चल रही थी, है ना? एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया, चलो सबने फाइनल कर दिया, हाँ करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मार्च में, और उसी दिन कंट्रोल भी आ गया, उसी दिन मैं इस 1 मार्च को 15 मार्च भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो एग्रीमेंट में क्या लिखा है, मानो जो एग्रीमेंट हुआ ना, उसमें लिखा है कि ये एग्रीमेंट 1 जनवरी से इफेक्टिव माना जाएगा। कब से माना जाएगा, ए ने बी को एक्वायर किया, ये कंट्रोल 1 मार्च को, पर एग्रीमेंट कब से इफेक्टिव माना जाएगा, 1 जनवरी। रेट्रोस्पेक्टिव होता है कई बार, रेट्रोस्पेक्टिव होता है। अरे मनी मन में तो मालूम है आज कंट्रोल आया है, दुनिया की नजर में हम तो दोनों को पहले से ही चाहते थे, है ना? ऐसा भी तो होता है। तो एक्वा है ना, और फिर ये भी लिखा है कि कंसिडर जो है, ये जो प्रॉफिट पे का जो इसको अधिकार मिला एक्वायरर को, एक्वायरी वो भी 1 जनवरी से ही है। अरे तुम मेरे हो, आज से नहीं, अरे हाँ है ना? और कंसिडरेशन भी, जो नेट असेट उस दिन थी ना 1 जनवरी को, उसी आधार पर निकालेंगे, समझ रहे? ऐसा लिखा है। अब आपको कर दिया कंफ्यूज, अरे छोड़ो ना यार, जब कंट्रोल आएगा ना वो है बात खत्म। इसलिए लफड़ा, ये ऐसे खेलेंगे भावनाओं के साथ, पर हमें वो खिलवाड़ होने नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक चीज हो जाती है, सब आप भी राजी, वो भी राजी, घर वाले भी राजी हो गए, सारी बातें हो गई, कंट्रोल आ गया, आप सब बातें कर रहे हो, लेकिन एकदम से वो बुआ जी ने बोला कि भैया मैं भी राजी हूँ, कोई दिक्कत, बुआ जी भी राजी है, देखो ठीक बोले, वो तो गांव में जो दादाजी रहते हैं उनसे पूछ लो, गांव में दादाजी रहते हैं कई बार, उनसे पूछ लो, दादाजी से पूछ लो भाई वो राजी है कि नहीं। अरे साहब दिक्कत ही नहीं है, पूछना तो है, बड़े है ना, पूछना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम मना लेंगे साहब, ये तो फॉर्मेलिटी है केवल, उनकी अप्रूवल जो है वो क्या है, फॉर्मेलिटी है। और एक बात हाँ बोल दिया कि नहीं देखो भैया नहीं, वो बात सही है, तो बोले मना लोगे क्या, बोले वो कह नहीं सकते, आप ये सब कुछ है ओके, पर उनने मना कर दिया तो होगा नहीं, ध्यान रख लेना। सब्सटेंटिव मतलब सब्सटेंस, मतलब उसका महत्व है, तो फिर उस केस में, मतलब ये जो ऊपर केस लिखा है इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, ये तो 3 सिचुएशन बनी, इन सभी जगह पर हम बोलेंगे जिस दिन कंट्रोल आया उस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन एक्विजिशन डेट है, कंट्रोल आया उस दिन एक्विजिशन डेट है। लेकिन भैया अप्रूवल वाला केस है ना, तो फिर ये चेंज हो जाएगा मामला। अब हम क्लोजिंग डेट वो मानेंगे जिस दिन अप्रूवल आएगी, जिस दिन अप्रूवल आएगी उसी दिन क्लोजिंग मानेंगे। जैसे कि दो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कोई केमिकल की, कंट्रोल चलो 15 मार्च को आ गया, लेकिन कंट्रोलिंग मान लीजिए केमिकल है, कोई डिफेंस का आइटम है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए कोई अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, सरकार को लग रहा है यार ये बी लिमिटेड तो जो है ना टर्की टर्की तुर्की की कंपनी है, और ये तो पता नहीं यार इनका लफड़ा है कुछ यार, और ये के साथ मिलकर अपने देश में, अरे यार ये क्या हो क्या रहा है यार, ये चक्कर क्या चल रहा है कि नहीं? तो उन्होंने कोई कमीशन बिठा दिया उस पर, और कमीशन ने बोला भैया स्क्रूटनी करो, कहीं कोई ब्रीच ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा है, और अप्रूवल सब्सटेंटिव है। तो फिर 15 मार्च को भले कंट्रोल आया है, 15 मार्च एक्विजिशन डेट नहीं है, एक्विजिशन डेट वो होगी वो एक, हाँ अगर यहां लिखा होता अप्रूवल इज मियरली फॉर्मेलिटी नॉट सब्सटेंटिव, तो फिर हम 15 मार्च ले लेते, अदरवाइज फिर वो अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। तो ये बात यहां तक क्लियर हो जाती है। एनी डाउट इन दिस? तो ये एक हमने एक बेसिस यहाँ पे तैयार कर लिया, स्टेप 2। अब स्टेप 3 में हम आएंगे नेट एसेट्स पर, इस पर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे उसका। तो दो बातें क्लियर हो जाती हैं आपको, बस। तो अभी आपको ध्यान रखना, मैं इसका नोट्स का प्रिंट आउट आपको दिलवा दूंगा, अभी आपको इन नोट्स को देखने की कोई जरूरत है, आपको केवल हम रिवीजन कर रहे हैं, इन नोट्स का प्रिंट आउट आपको पीडीएफ फाइल जरूर मिल जाएगी। क्लियर? अब इसमें तो काफी आगे स्टेप 3 तक आगे हैं, ठीक है? तो क्लैरिटी आ गई थॉट्स में, और है ना? ऑल द बेस्ट।